हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आपकी खुद की यूट्यूब चैनल जो है PGMN। और हमने यहाँ पर इस वाले चैनल पे स्टार्ट किया हमारा बायोलॉजी का सीरीज और इसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा बायोलॉजी फॉर योर 12th बोर्ड एग्जाम्स। अभी बच्चों हम यहाँ पे स्टडी है फिलहाल प्लांट वाटर वाले चैप्टर पे, प्लांट वाटर रिलेशन, यानी कि प्लांट जो है ये वाटर्स को किस तरह से लेते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, हर एक बात हम इसमें देखने वाले हैं। और अभी हमने काफ़ी इसका पोर्शन कवर कर लिया है। आज इस वाले वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं ये कुछ स्पेशल इम्पॉर्टेंट है जो एक्चुअल इस वाले प्लांट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हमें स्टडी करनी है थियोरीज, जो थियोरीज डिफरेंट साइंटिस्ट ने रखी है, क्यों रखी है, इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक्चुअली जो सैप यानी कि जैसे हमारे बॉडी में ब्लड है उसी तरह एक फ्लूइड है जो कि प्लांट्स के पास है, जो 90 to 98% वाटर से बना होता है, इसे सैप कहा जाता है। एक्चुअल जो सैप है ये इस प्लांट में कैसे मूव होता है, कैसे अपना लोकेशन चेंज करता है, ठीक है। इस वाले कंसेप्ट को या फिर इस वाले क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज रखी है और इसी थ्योरीज को आज हमें कवर करना है इस वाले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर को कंप्लीटली देखो और अपना जो टेक्स्ट बुक है इसे आपके साथ ओपन रखो विथ लॉट्स ऑफ कलर पेन्स, हाईलाइटर्स एंड स्टिकर्स। चलो चलते हैं आगे। क्या है ये सैप? तो जैसे कि मैंने बताया सैप क्या होता है, जैसे एक फ्लूइड है जो कि प्लांट में प्रेजेंट है, सिंपल वही सैप है। इसी को ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन यानी कि जो लोकेशन चेंज करना, सॉरी ओके क्या मुसीबत है भाई। ओके, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर यानी कि अगर प्लांट में वाटर जो है ये मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी तरफ जा रहा है, इसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। एट द सेम टाइम इसी को कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट का मीनिंग होता है बच्चों अपवर्ड, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में किया जाने वाला मूवमेंट, असेंट ऑफ सैप। अभी वो हमारा जो प्लांट है इसमें कंटिन्यूअस जो कुछ भी मूवमेंट होने वाली है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि रूट्स जो है ये जमीन के पास होते हैं और जो शूट है ये तो ऊपर होता है। रूट से लेके शूट तक जाने वाली प्रोसीजर, इसका डायरेक्शन अपवर्ड होता है, दैट इज असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि असेंडिंग, ऊपर की तरफ बढ़ने वाली ये एक एक्शन होती है। चलो चलते हैं कौन कौन से थ्योरीज है जिन्होंने असेंट ऑफ सैप को डिस्क्राइब किया है। बच्चों अभी हमारे पास जो थ्योरीज हमें स्टडी करनी है ये चारों थ्योरीज है और इन थ्योरीज में आपको क्या दिखाया ये हम एक एक देखने वाले हैं। फर्स्ट जो है ये एक है वाइटल थियरी, एक है रिले पंप थियरी, देन थर्ड वाली है हमारी फिजिकल फोर्स एंड देन एट द लास्ट है हमारा रूट प्रेशर थियरी। चलो चल के देखते हैं एक एक थियरीज को, हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो अभी फर्स्ट वाला जो हमारा थियरी है दैट इज द रूट प्रेशर, इसी को कहा जाता है वाइटल थियरी, रूट प्रेशर और वाइटल थियरी। अभी देखो बच्चों इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि हमने रूट प्रेशर इसको अभी तक ऑलमोस्ट 3 से 4 बार देख लिया इस पूरे चैप्टर में। ये कंटिन्यूअसली जो रूट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, इसके कारण क्या होता है वहां पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोड्यूस होता है। सेम वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि है हमारा रूट प्रेशर, इसी के कारण जो है लिक्विड नीचे से ऊपर तक यानी सॉइल से लेकर शूट सिस्टम तक ट्रैवल करता है। यही एक थियरी ये कहती है, या फिर रूट प्रेशर थियरी वाली जो है हमारी वाइटल थियरी इसी कंसेप्ट को इलेबोरेट करती है। अभी बच्चों कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी इसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अगर आपको कोई लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन आता है अबाउट एनी स्पेसिफिक थ्योरी, कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि राइट डाउन द रूट प्रेशर थ्योरी और द वाइटल थ्योरी, देन आपको स्टार्ट करना है विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये वाला थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट जो थे इनका नाम था जे प्रिस्ली। इन्होंने ये थ्योरी दी थी और इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक्टिविटी होती है लिविंग सेल में यही रिस्पॉन्सिबल है वाटर के ट्रांसलोकेशन को, यानी कि सेल इनसाइड जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, इसी के कारण जो कुछ भी वाटर एब्जॉर्ब होता है ये एब्जॉर्ब मतलब जो वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है ये ऊपर तक शूट सिस्टम तक चला जाता है। अभी देखो बच्चों अगर इस बात इनके इस थियोरी के बारे में स्टडी की जाए, देन जो रूट प्रेशर है ना इसका वैल्यू सिर्फ +1 से +2 बार इतना ही है। और इतना अगर प्रेशर है देन ये बस एक हार्डली 10 से 20 मीटर की जो हाइट होती है ना वहां तक ही किसी चीज को ट्रांसफर कर सकता है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों इस थियोरी में कि ठीक है कि कितना प्रेशर है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ +1 से +2 बार इतना ही प्रेशर है
और अगर इतना प्रेशर है देन ये वाला प्रेशर सिर्फ 10 से 20 मीटर की हाइट तक ही मूव कर सकता है कोई भी लिक्विड को। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अभी बच्चों आगे आपको देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रूट प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, यानी रूट में जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला हमारा फैक्टर है ऑक्सीजन। ये सब हमने लास्ट में भी देखा है, अगर आपको कुछ याद आ रहा है ब्लर ब्लर सा धुंधला धुंधला सा तो देखो बच्चों। सो रूट प्रेशर को अफेक्ट करने वाली जो फैक्टर्स है सबसे पहले है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कम है देन रूट प्रेशर कम होने वाला है। मॉइस्चर है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर कौन सा? सॉइल का टेम्परेचर। इसके ऊपर ऑलमोस्ट हमने बहुत बार डिस्कशन कर लिया है बच्चों। कंप्लीट वीडियोस देखो इस सीरीज के, पूरे भी एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए वरना आपको बीच में समझने नहीं वाला। चलो, एक है सॉल्ट कंटेंट। अभी बच्चों सॉल्ट कंटेंट जो है ये भी सॉइल के अंदर वाला ही आने वाला है, ठीक है। और ये सब जो फैक्टर्स है ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी प्लांट के रूट प्रेशर पे, ठीक है। अभी ये वाला जो हमारा थियोरी है इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया था, ये जो साइंटिस्ट थे हमारे जे प्रिस्टली, इन्होंने एक पॉट लिया जिसमें एक प्लांट लगा हुआ था। एक स्पेसिफिक हाइट के बाद उन्होंने क्या किया, इसका जो स्टम्प था नीचे वाला कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद हमें जो प्रेशर मेजर करने का डिवाइस होता है जिसे कहा जाता है मैनोमीटर, उस मैनोमीटर को यहाँ पे टाई कर दिया, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों ये कंप्लीट ये है मैनोमीटर जो प्रेशर मेजर करने में हेल्प करता है। अभी यहाँ पे मैनोमीटर लगाने के बाद उन्होंने स्पेसिफिक टाइम तक ऑब्जर्व किया, देन उन्हें क्या पता चला कि मैनोमीटर में ये वाली इनिशियल लेवल थी और अब ये फाइनल लेवल है, यानी यहाँ पे कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है। इसी का मतलब ये कि यहाँ पे जो स्टम्प है इसमें अभी भी रूट प्रेशर या फिर प्रेशर प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका जैसे हमने लास्ट वाले स्लाइड में देखा +1 से लेके +2 बार इतना ही इसका वैल्यू हो सकता है, ठीक है। सो मैनोमीटर उन्होंने यूज किया टू मेजर द एक्सुडेशन प्रेशर फ्रॉम द कट स्टम्प। स्टम्प को कट करने के बाद उन्होंने वहां पे मैनोमीटर प्लेस किया। क्यों किया? क्योंकि इन्हें वहां पे प्रेशर मेजर करना था। प्रेशर कौन सी चीज का मेजर करने वाले हैं? प्लांट के स्टम्प में एक लिक्विड होता है जिसे हम सैप कहते हैं, इसको भूलना नहीं है अभी। सैप या फिर एक और वर्ड है यहाँ पे एक्सुडेशन। एक्सुडेशन प्रेशर यानी अगर आपने कोई प्लांट कट किया तो उसमें से काफी मिनिमम बट थोड़ा ना थोड़ा लिक्विड एक बाहर की तरफ आता है। सो ये जो लिक्विड कट करने के बाद बाहर आता है ना इसे एक्सुडेशन कहा जाता है। या फिर अगर किसी भी प्लांट के ऊपर आप कुछ कट लगा रहे हो और वहां से कोई लिक्विड बाहर आ रहा है, सो ये एक्सुडेशन का प्रोसेस है। और जो लिक्विड बाहर आता है ना कट होने के बाद इसे कहा जाता है एक्सुडेट। ठीक है, यानी कि कोई भी प्लांट को कट करने के बाद वहां से अगर कोई लिक्विड बाहर आ रहा है ये उसका एक्सुडेट होता है, ठीक है। सो ये वाला एक डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है और ये है हमारा रूट प्रेशर का एक असेंबली जो उन्होंने किया था टू स्टडी द रूट प्रेशर, ठीक है। अभी कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे इनके थियोरी के लिए, चलो देखते हो क्या है। अभी जैसे कि इन्होंने बताया था कि +1 से +2 के बीच में प्रेशर है और इतना प्रेशर सिर्फ 10 से 20 मीटर की हाइट तक ही ट्रैवल कर सकता है। बट अभी सभी प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनकी हाइट सिर्फ 10 से 20 मीटर ही नहीं, काफी मतलब कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 100 मीटर से ऊपर होते हैं, ठीक है। काफी बड़े बड़े प्लांट भी है अपने पास। सो उनमें फिर ये कैसे हो रहा है, उनमें ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर कैसे चल रहा है, उन्हें ऊपर तक वाटर कौन पहुंचा रहा है, ये वाला एक ऑब्जेक्शन था। और एक ऑब्जेक्शन ये था कि अगर किसी प्लांट में रूट सिस्टम ही नहीं है, रूट सिस्टम ही एब्सेंट है, देन क्या रूट प्रेशर ही प्रोड्यूस नहीं होने वाला, देन कैसे फिर ऊपर तक प्लांट में वो पानी वगैरह ट्रांसफर होने वाला है। एक और ऑब्जेक्शन था कि कोई प्लांट होते हैं जो एक्टिवली ट्रांसपायरिंग होते हैं, तो उनमें जो रूट प्रेशर है ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही होता है। देन उन वाले फिर ये वाले जो प्लांट है इनमें किस तरह से ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर हो रहा है। सो ये वाले ऑब्जेक्शंस निकल करके आए जब जे प्रिस्टली ने इनकी वाइटल थियरी या फिर रूट प्रेशर थियरी रखी थी, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते। क्या कहा था भाई जे प्रिस्टली ने? जे प्रिस्टली ने ये कहा था कि किसी भी प्लांट में लिविंग सेल यानी जिंदा सेल के अंदर जो एक्टिविटीज होती है इसके कारण एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है। यही प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है कि भाई जो सॉइल जो कुछ भी एब्जॉर्ब कर रहा है इसे ऊपर तक पहुंचाने के लिए। इसी वाले इनके स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें क्या किया कि एक गमला ले लिया, एक पॉट ले लिया, इसमें एक प्लांट था जिसको कट किया उन्होंने एक स्पेसिफिक हाइट तक और उसके आगे बस एक हमारा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दिया।
उन्हें उस डिवाइस के ऊपर रीडिंग्स में चेंजेस दिखे, चेंजेस दिखे, जिसका मतलब क्या है कि उस वाले स्टंप में अभी प्रेशर प्रेजेंट है। उन्होंने जो प्रेशर मेजर किया था ये ऑलमोस्ट था +1 से लेके +2 बार्स के बीच में, और ये वाला जो प्रेशर है ये सिर्फ 10 से 20 मीटर की हाइट तक ही ट्रांसफर करा के दे सकता है वाटर, उससे ज़्यादा नहीं। फिर ऑब्जेक्शन इसी को लेकर के आया कि भाई अगर जो प्लांट 10-20 मीटर की हाइट से ज़्यादा है फिर उनमें ये कैसा हो रहा है। ठीक है, सेकेंड वाला एक ये था कि कोई कोई प्लांट ऐसे हैं जिनमें रूट सिस्टम ही एब्सेंट होती है, फिर उनके पास ये ट्रांसफर कैसे होने वाला है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि भाई जो लिविंग सेल्स के बीच में एक्टिविटी चल रही है रूट से शूट तक, इन सब के कारण यहाँ पे एक प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है और यही रिस्पॉन्सिबल है वाटर के एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन के लिए। फिर अगर प्लांट में रूट सिस्टम ही प्रेजेंट नहीं देन क्या, ये एक क्वेश्चन आया। एक और क्वेश्चन आता है कि कोई कोई प्लांट ऐसे हैं जो कि जिनमें रूट प्रेशर ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक्टिवली ट्रांसपिरेट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपिरेशन के कारण उनके अंदर जो रूट है इसमें कोई प्रेशर ही नहीं होता। फिर उन प्लांट्स में कैसे होने वाला है भाई? सो ये सब ऑब्जेक्शंस निकल कर क्या है, जिसके कारण ये थियोरी को उतना प्रोमिनेंट नहीं माना गया कि हाँ भाई ये थियोरी दे दी अब बात खत्म नहीं। ठीक है, सो ये हमारी फर्स्ट थियोरी थी। अभी हमें नेक्स्ट वाली थियोरी देखनी है जो कि हमारी कैपिलरी थियोरी। चलो बढ़ते हैं आगे। सो कैपिलरी थियोरी, इसी को फिजिकल फोर्स थियोरी कहा गया है। और इस थियोरी के कारण क्या है बच्चों, जो फिजिकल फोर्स है और जो डेड सेल है ये रिस्पॉन्सिबल है भाई एसेंट ऑफ सैप के लिए। लो भाई, फर्स्ट वाले में इन्होंने कहा था कि भाई जो जिंदा सेल अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबल है। अभी वो थियोरी को तो मतलब इतना लोगों ने नहीं सराहा, वो उसे एक मेजर थियोरी नहीं कहा गया, इसलिए ये वाले साइंटिस्ट ने बोल दिया कि भाई जो मरे हुए सेल्स है ये रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इनका कोई ना कोई स्टडी तो होने ही वाला है जस्ट। ओके, सो जो सेकंड वाली हमारी थ्योरी है जो कि हमारी फिजिकल फोर्स वाली थ्योरी, सो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मरे हुए सेल है यानी कि जो डेड सेल्स है ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एसेंट ऑफ सैप या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के लिए। अब ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सो डेड सेल विथ फिजिकल फोर्सेस। अब फिजिकल फोर्सेस कौन से होते हैं जैसे कि हमने देखे हैं, अभी हम देखने वाले आगे। चलो और क्या है इसके अंदर। सो बच्चों ये जो थियोरी थी इसे पुट करने वाले हमारे साइंटिस्ट है वो हैं, और इन्होंने 1863 में इस थ्योरी को दिया था। अभी आपको एक सिंपल काम करना है, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो एक सिंपल एक पेज पे एक चार्ट बनाना है, उसमें नेम ऑफ द थियोरी एंड उनका साइंटिस्ट का नाम लिखना है, और एक लाइन में आप उसे आपके लैंग्वेज में जैसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो एक लाइन में लिखना है। ठीक है, और ये छोटा सा जो पेज है ना, एक 2 से 3 फिंगर की इतना ही होना चाहिए छोटा सा पेज जिसपे आपने टेबल बनाए। इस टेबल को आपको आपके टेक्स्ट बुक में एक स्टेपल या फिर स्टिक करके रख देना है, ताकि इतना बड़ा कंटेंट पढ़ना अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है देन बस उससे ओवरव्यू आप कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, रिवीजन के लिए, स्टडी के लिए तो आपको डीप में ही स्टडी करना बेटर है। ठीक है, सो ये वाली जो थियोरी थी भाई जिसको कहा गया है फिजिकल फोर्स थे या फिर कैपिलरी थियोरी, सो इसके अकॉर्डिंग क्या है जो मरे हुए सेल्स यानी जो डेड सेल्स हैं एंड इसी के साथ कुछ जो फिजिकल फोर्सेस है ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके बच्चों, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि हर थ्योरी में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन है, इस थ्योरी में भी कुछ कुछ ऑब्जेक्शन है। अभी इन्होंने इसे नाम दिया है कैपिलरी थ्योरी। अब आपको कैपिलरी पता होगी बच्चों, कैपिलरी क्या होता है? ये एक ग्लास ट्यूब होती है जो कि दोनों भी साइड से ओपन होती है। हॉलो एक सिलेंडर की तरह यानी एक हॉलो ट्यूब होती है जो दोनों साइड से ओपन होती है। अगर भाई आप कैपिलरी फोर्स की बात कर रहे हो देन प्लांट कैसा कैपिलरी फोर्स हुआ भाई? प्लांट के कोई भी एंड ओपन नहीं होते जबकि कैपिलरी के दोनों भी एंड ओपन होते हैं। चलो ये तो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्शन आ गया जो कि एक्चुअल ऑब्जेक्शन है। कैपिलरी को आप प्लांट के साथ कंसिडर या फिर कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैपिलरी के पास दोनों एंड ओपन होते हैं, प्लांट के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जाइलम फ्लोएम को कंसिडर कर रहे हैं एज अ कैपिलरी देन ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कहीं से भी ब्रेक नहीं होते, ना ही इन्हें कहीं से ओपनिंग होती है। ठीक है, चलो और क्या है भाई इनका एक और ये था कि अगर आप जाइलम को एज अ कैपिलरी बोल रहे हो देन अगर हम कैपिलरी एक्शन की बात करते हैं, जब भी हम कैपिलरी एक्शन स्टडी करते हैं देन आपने देखा होगा कि हम कैपिलरी को डायरेक्ट किसी लिक्विड के कांटेक्ट में डायरेक्टली रखते हैं, तब जाके वो जो कैपिलरी है उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर पाती है। बट क्या प्लांट में ऐसा है बच्चों? क्या जाइलम डायरेक्टली मिट्टी के कांटेक्ट में होता है? नहीं, मिट्टी के कांटेक्ट में रहने वाला इसका पार्ट होता है रूट। रूट को हम कैपिलरी नहीं बोल सकते।
ठीक है। अगर आपने जाइलम को कंसिडर किया है एज अ कैपिलरी, देन आप उसे भी कैपिलरी को, सॉरी जाइलम को भी आप कैपिलरी नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चों जाइलम भी डायरेक्टली मिट्टी के कांटेक्ट में है कि नहीं, जबकि हम मिट्टी से ही वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम कैपिलरी स्टडी कर रहे हैं देन ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कैपिलरी जो है ये डायरेक्टली किसी लिक्विड के कांटेक्ट में रहे। यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, चलो भाई 2 पॉइंट इसके निगेटिव चले गए, सेकेंड वाला भी चला गया, फर्स्ट वाला भी, थर्ड वाला एक है कि साइज। अगर आप लोग कैपिलरी को अच्छे से देखें देन कैपिलरी जो होती है काफी नैरो होती है, और जितनी कैपिलरी नैरो है उतना ज्यादा उसमें प्रेशर होता है और उतनी ज्यादा लेंथ तक वो वाटर को विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ एसेंट खींच लेती है, ठीक है। सो अगर जाइलम को हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये हमारी कैपिलरी, देन बच्चों जाइलम का तो एक शेप जो है ये यूनिफॉर्म नहीं होता, ना ही वो इतनी नैरो होती है। सभी प्लांट के जो जाइलम होते हैं इनकी सबसे पहले तो इनका जो शेप है ये डिफरेंट होता है। कोई भी प्लांट का जो जाइलम है ये इक्वल शेप में या साइज में होता है कि नहीं होता। सो यहाँ पे भी वैसे ही आप जाइलम को कैपिलरी बोल ही नहीं सकते, ना ही ये कैपिलरी की तरह नैरो है, ना ही ये सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, और ना ही ये दोनों साइड से ओपन है। ये काफी मेजर ऑब्जेक्शंस निकल के आ गए इस वाली थ्योरी के, ठीक है। चलो और क्या है भाई इसके अंदर। सो सेकेंड वाले थ्योरी में तो इतना ही था। अभी चलो नेक्स्ट वाले जो थ्योरी हमें देखनी है ये हमारी कोहेशन टेंशन थ्योरी या फिर ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। अभी ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी को रखा गया था बाय द साइंटिस्ट डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एंड जॉली ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वाली थ्योरी को दिया था। अब ये वाली थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये हमारी वाइडली एक्सेप्टेड, यानी जनरली काफी ज्यादा अमाउंट पर इस वाले थ्योरी को एक्सेप्टेंस मिला था वर्ल्ड वाइड। क्यों? इन्होंने ऐसा क्या एक्सप्लेन किया कि भाई दुनिया के मैक्सिमम लोगों ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया। ओके, तो चलो बच्चों इसके बारे में भी देखते हैं। ओके बच्चों, सो कोहेशन एंड अधेसिव, ये वाले 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वाली जो थ्योरी है बेस्ट है। अभी देखो बच्चों, कोहेसिव फोर्सेस एंड अधेसिव फोर्सेस, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। सो जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, ओके, सो ये जो कोहेसिव फोर्सेस है ना बच्चों, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, H2O H2O। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल है ना, सेम वाले मॉलिक्यूल लाइक वाले में आता है कोहेसिव फोर्स। अगर हम बात करें अधेसिव फोर्स की, सो बच्चों एडहेसिव फोर्स विल बी देयर अगर वाटर एंड एक जो लिग्निफाइड वॉल आने वाली है। लिग्निफाइड वॉल किसकी है बच्चों? यहाँ पे हमारे जाइलम्स की। सो जो लिग्निफाइड वॉल से इन दोनों के बीच वाला जो फोर्स है ये है हमारा एडहेसिव, ठीक है, एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, इसके बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस कहाँ होते हैं बच्चों? अगर सेम मॉलिक्यूल, अगर वाटर है देन वहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस है। अगर वाटर प्लस लिग्निफाइड वॉल से हमारे जाइलम की, देन ये है एडहेसिव फोर्सेस। ये 2 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर को नीचे से ऊपर तक ट्रांसफर करने के लिए, ऐसा कहा गया था इस थियोरी में। और थियोरी दी गई थी हमारे डिक्सन एंड जॉली नाम के 2 एक्सलेंट साइंटिस्ट ने। और ये वाली जो थियोरी है वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा एक्सेप्टेड है, ठीक है। सो इस वाले थ्योरी की अच्छे से स्टडी करनी है आपको, क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम चांसेस की कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। सो बच्चों कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्सेस को यूज करके इन्होंने जो थ्योरी बनाई थी, इसका कंसेप्ट ऐसा है कि देखो बच्चों, एक वाटर कॉलम बन जाता है। वाटर कॉलम, ओ भाई ये क्या है, अभी पानी का कॉलम कैसे बन गया? सो वाटर कॉलम क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है जिनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस है, एंड इन्हीं का अपने आसपास वाले जो लिग्निफाइड वॉल्स है इनके साथ भी क्या है? एडहेसिव फोर्स है। सो इस तरह से यहाँ पे वाटर पे वाटर क्यों है ये वाटर के साथ वाटर बच्चों? क्योंकि इनमें एक फोर्स है जो कि है हमारा कोहेसिव फोर्स, और ये जो लिग्निफाइड वॉल्स है इनके साथ है इनका एडहेसिव फोर्स। सो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे इनके ये फोर्सेस के कारण यहाँ पे एक कॉलम बन गया है। कॉलम का मतलब समझ रहे हो आप? यानी कि एक कंटिन्यूअस लाइन है, एक सीरीज है जिसमें वाटर कंटिन्यूअसली ट्रैवल हो रहा है। और अभी बच्चों एक और इन्होंने बात कही थी, वो थी ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन यानी क्या है कि जो लीव्स होते हैं हमारे झाड़ के पत्ते, ठीक है। सो इन प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, जैसे हमारे पास नाक है जो क्या करती है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती है, उस तरह इस लीफ के अंदर स्टोमाटास प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोमाटा क्या करते हैं बच्चों? गैसियस एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
ये कंटिन्यूअसली गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, ये ट्रांसपिरेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे वापस से डीपीडी बन गया, एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ कोई एक गैस इवॉल्व कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ एक डीपीडी भी प्रोड्यूस हो गया। सो कंटिन्यूस होने वाला ट्रांसपिरेशन एंड अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, ये दोनों साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो हमारा वाटर है ये सॉइल से निकल करके ऊपर जा रहा है। ऊपर क्या होता है बच्चों? अपमोस्ट पर ही होते हैं हमारे लीफ में से ट्रांसपिरेशन के कारण ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, यानी इसे क्या है, इसे कंटिन्यूअसली वाटर की जरूरत है, डीपीडी है, यानी इसे प्यास है कि भाई मुझे और पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पानी में से आने वाला जो ऑक्सीजन है H2O, वो O जो है वो O यहाँ से निकल रहा है बाहर कंटिन्यूअसली। यहाँ पे इसका डीपीडी है, यानी कि इसको थ्रस्ट है कि भाई आजा पानी आजा, और इसलिए ये जो है हमारा वाटर कॉलम ये ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर ही लीफ है और लीफ के पास डीपीडी है, यानी ग्रेडियंट है। इतना सिंपल कंसेप्ट रखा था हमारे ये साइंटिस्ट ने, दैट्स वाई ये जो थ्योरी है इसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला था। ओके बच्चों, तो समझ में आया कितना इंटेलिजेंट है ये साइंटिस्ट जिन्होंने इस थ्योरी को रखा था। क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी थ्योरीज देखे बच्चों आपने, कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसपिरेशन है, कहीं ना कहीं उसमें ये भी है कि भाई मॉलिक्यूल्स में एडिशन एंड कोहेशन होता है, बट जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन था वो हमें लास्ट वाली थ्योरी में मिला है। दैट्स वाई ये जो थ्योरी हमारी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, चलो समझ में आया बच्चों यहाँ तक। एक बार कोई रिवीजन कर लेते हैं कि भाई जो हमारी लास्ट वाली जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसमें क्या कहा गया है कि एक वाटर का कॉलम बनता है। वाटर का कॉलम बनता है दो फोर्सेस के कारण, एक है एडिसिव फोर्स और एक है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कहाँ पे होता है बच्चों? कोहेसिव फोर्स होता है सिमिलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और एडेसिव फोर्स होता है वाटर का मॉलिक्यूल और जो लिग्निफाइड है हमारा जाइलम का जो लिग्निफाइड वॉल है, लिग्निफाइड वॉल ऑफ द जाइलम एंड दिस मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, और ये फोर्स एक कॉलम बनाता है। यानी इमेजिनेटरी कॉलम, ऐसा है नहीं कि भाई ये कॉलम ही बन गया डायरेक्ट। ठीक है, एक आप इमेजिन कर पा रहे हो कि चलो भाई वाटर के काफी मॉलिक्यूल्स है जो एक दूसरे के साथ बाइंड होकर के ऐसे 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 ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऊपर क्या होता है, अपेक्स पे हमारे रूट, हे भगवान, सो अपेक्स पे क्या होते हैं, हमारे लीफ होते हैं। लीफ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। स्टोमाटा कंटिन्यूअसली ट्रांसपिरेशन कर रहा है और गैस को एक्सचेंज कर रहा है, दैट्स वाई उसके पास डीपीडी ज्यादा है, यानी उसके पास थ्रस्ट ज्यादा है, उससे ज्यादा पानी चाहिए, और वो नीचे से आने वाले इस वाटर मॉलिक्यूल से ज्यादा पानी लेता है। ऊपर पानी चाहिए, इसलिए ये वाला जो हमारा कॉलम है ये भी ऊपर की तरफ ही चल रहा है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? और यही रीजन है कि यहाँ पे असेंड ऑफ सैप होता है, यानी ऊपर की तरफ ही हमारा सैप मूव करता है, ना कि नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि लीफ ऊपर प्रेजेंट है। समझ में आया यहाँ तक बच्चों? वेरी गुड। अभी यहाँ पे भले ही ये थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड थी, बट फिर भी इसके पास भी कोई ना कोई ऑब्जेक्शंस आए ही है। एक ऑब्जेक्शन ये था कि इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, दैट्स वाई वहाँ पे कंटिन्यूसली एक पुल प्रोड्यूस हो रहा है कि हाँ भाई मुझे और पानी चाहिए। बट अगर ये वाला प्रोसीजर इतना फास्ट भी चल रहा है, देन एट द टाइम ऑफ अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर है, देन क्या होता है, जो वाटर होता है इसमें बबल्स आते हैं कुछ गैस के कारण। ठीक है, सो यहाँ पे अगर इस वाले कॉलम में बबल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, देन ये कॉलम ब्रेक होने वाला है। कॉलम कंटिन्यूसली है क्या? नहीं है। अगर कॉलम कंटिन्यूस नहीं, देनी अपवर्ड ही कैसे जा रहा है? अगर कॉलम बीच में से ब्रेक हो गया तो। ये था फर्स्ट वाला ऑब्जेक्शन कि अगर कॉलम बीच में से ब्रेक हो रहा है, ब्रेक क्यों हो रहा है? कोई भी रीजन हो सकता है इसका। इसमें से मान लो कि एक रीजन ये है कि यहाँ बीच में कहीं एयर बबल आ गया, देन अभी तो भाई जो कॉलम था ये तो ब्रेक हो गया, अब क्या? ये वाला एक ऑब्जेक्शन था। सेकेंड वाला एक ऑब्जेक्शन ये था कि उन्होंने, मतलब जो ऑब्जेक्शन लेने वाले शायद इन्होंने ही एक एक्सपेरिमेंट किया था, पेट्रोलियम जेली जिसे हम वैसलिन कहते हैं और जिसे हम ठंडी के दिनों पे हमारे गालों पर लगाते हैं ताकि हमारे गाल फट ना जाए। वैसलिन या फिर जो हमारा ये पेट्रोलियम जेली है, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो हमारे स्किन से या फिर जो वाटर बाहर की तरफ जाता है ना, उसे बाहर नहीं जाने देना। ठीक है, उसे सील कर देता है।
सील करने के कारण क्या होता है, जो अंदर का मॉइस्चर है अंदर ही रहता है, दैट्स वाई स्किन हमारी मॉइस्ट हो जाती है अगर हम वैसलीन यूज कर रहे हैं। अगर इसी वैसलीन को आपने किसी लीफ के ऊपर लगा दिया और फिर छोड़ दिया उस प्लांट को, अब देखो बच्चों, अगर वैसलीन किसी लीफ के ऊपर अप्लाई कर दिया, देन ये काफी सिंपल बात है कि जो लीफ के स्टोमाटा है, ये जो ओपनिंग है ये बंद हो गई। अगर ओपनिंग ही बंद हो गई देन गैसेस एक्सचेंज होने वाला कि नहीं, बट फिर भी ऐसे कंडीशन में भी क्या हुआ, असेंड ऑफ सैप रुका क्या, नहीं रुका, ये चलता ही गया। फिर ऐसा क्यों हुआ भाई, जो लीफ था, जो एक्चुअली आपने बताया था कि भाई ट्रांसपिरेशन के कारण एक पुल प्रोड्यूस हो रहा है जो कंटिन्यूअसली वाटर को ऊपर की तरफ खींच रहा है, अभी तो मैंने वही बंद कर दिया, ट्रांसपिरेशन बंद कर दिया, लीफ का पूरा पोर्स बंद कर दिया, फिर भी कैसे हो रहा है, ये भी एक इसका ऑब्जेक्शन था। और बच्चों, पतझड़ का मौसम पता है आपको, जब पेड़ के जितने पत्ते होते हैं, पत्तियां होती है, लीफ होते हैं, ये सब झड़ के नीचे गिर जाते हैं, जिसे कि डेसिडुअस प्लांट कहा जाता है, यानी कि पतझड़ वाला प्लांट जिसमें कोई भी पत्ती नहीं लगी हुई, ठीक है, सिर्फ एक स्टेम है, ब्रांचेस है, बट लीव्स नहीं है। अब अगर वहां पे लीफ ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर भाई अब ट्रांसपिरेशन कौन कर रहा है? चलो पहले तो सिर्फ स्टोमाटा को बंद किया था, अभी प्लांट को लीफ ही नहीं है, अब क्या? अगर प्लांट को लीफ ही नहीं है फिर कैसे असेंट ऑफ सैप हो रहा है? देखो भाई, ऑब्जेक्शन लेने वाले भी कितने इंटेलिजेंट बंदे होते हैं। ये वाले पॉइंट्स उन्होंने पकड़ ली, बट फिर भी ऑब्जेक्शंस कम थे और इसका कोई बाद में ऐसी कोई थ्योरी नहीं आई जिन्होंने इस वाले ऑब्जेक्शन का आंसर दिया, ठीक है। दैट्स वाई अब तक भी ये वाली जो थियोरी है ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस। तो आज तक जितना भी पढ़ा है इसको आज के आज ही रिवाइज कर लेना आपके बुक में से। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।